गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो वैदिक लेवल 1 का है। इसको बड़े ध्यान से हमने समझना है कैसे है और कैसे नहीं है। सबसे पहले कोर्स कंटेंट को समझना चाहिए, हम पढ़ेंगे क्या वो पता होना चाहिए। मैं हर बार थोड़ा चेंज करने का प्रयास करता हूँ चीजों के अंदर। यहाँ से राशि कारक तत्व, राशि सिर्फ कारक तत्व नहीं है, राशि का बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, वो डिटेल में है, एक क्लास लग जाएगी उसके ऊपर। अभी मैं यहाँ से ही कुछ झलक दूंगा आपको। फिर प्लैनेट्स के बारे में प्लैनेट की दृष्टि है, फिर फ्रेंडशिप एंड एनिमी है, प्लैनेट का एक्सॉल्टेशन है, डेबिलिटेशन है, 12 भावों का क्या है मॉडर्न नाम आज की तारीख में, कुछ एक की झलक दूंगा मैं। भाव बोधक कुंडली क्या होती है, कारक तत्व कुंडली क्या होती है, कमजोर हाउस किसे कहते हैं, कमजोर हाउस कौन सा होता है, धन योग कैसे देखते हैं, राजयोग कैसे देखते हैं, नीच भंग राजयोग क्या होगा, पंच महापुरुष राजयोग क्या होगा, अधम योग, मध्यम योग, उत्तम योग कौन से होते हैं। चलित कुंडली को समझाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिग्री, क्योंकि बिना डिग्री के चलित कुंडली का मीनिंग समझ नहीं आता। मृत्यु विचार का एबीसीडी बताया जाता है। देखिए, जन्म मरण परमात्मा के हाथ में, खाम खा उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इसमें आपको मांगलिक दोषा पढ़ाया जाएगा, शनि की 7.5 तक सिखाई जाएगी, आप किस होरा में पैदा हुए, क्या लाभ होगा इस जन्म में, जिस होरा में पैदा हुए आपको आपका जन्म पता लग जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा। फिर आपको तिथि बताया जाएगी, तिथि के बाद श्री राम जी की कुंडली डिस्कस होगी, और उसके अलावा जो है पूरे 12 लगन पढ़ाए जाएंगे, हर लगन के अंदर क्या मीनिंग है वो सारा समझाया जाएगा। इतना कुछ आएगा आपका इस क्लास के अंदर। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा आराम से। अब जैसे हमने ये कुंडली देखी कि साहब हमारे सामने ये कुंडली है, अब हमें इसे थोड़ा सा भी एबीसीडी भी आ जाए समझने की तो बहुत बड़ी ताकत है। ये सामने जो ग्रह बैठे हैं, राशियां हैं, भाव हैं, ये समझ आ जाए। लेकिन मैं तो बहुत कुछ करा रहा हूं लेवल 1 में ही, राजयोग भी है, नीच भंग भी है, मांगलिक दोष भी है, सारा कुछ आ रहा है इसके अंदर। अब आते हैं अगले मेन पॉइंट पर जहां से हमने शुरू करना है। इसको इजी वे में समझने का एक तरीका होता है, ये जितनी भी राशियां और भाव देख रहे हैं ना, ये सब भगवान विष्णु के अंग हैं, ये याद रख के चलें, ये भगवान विष्णु के अंग हैं। जो एस्ट्रोलॉजी में आपका मैथ का पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मा जी। जो आपका फलित का पार्ट होता है डेट इज कॉल्ड लॉर्ड विष्णु। द थर्ड पार्ट that is called a remedy, which is a part of Lord Shiva. सिंपल, ये 3 अंग है। इसी को अपन लोग साइंस में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिंपल सी बात है, ऐसे इसको हमें समझना है। अब एक और चीज समझिए, हमेशा राजा चलता है, राजा की अर्धांगिनी रानी होती है, और राजा के साथ उसकी संतान होती है, ठीक है, किड्स होते हैं राजा के। फिर राजा के आगे जो लोग बैठे होते हैं वो होते हैं राजा के देव गुरु। कौन है, राजा के जो पॉलिटिकल मैटेरियलिस्टिक सलाहकार कौन से होते हैं, वो होते हैं। फिर राजा के आगे आ जाते हैं कौन, सेनापति। बिना, आजकल देखो ना Z+ सिक्योरिटी फलाना प्रोटेक्शन के बात नहीं है, तो सिक्योरिटी जोन आ जाता है। फिर उसके बाद सेवक हो जाते हैं, जैसे आज सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट सेक्टर में हो तो सेवक भाव आ गया। अब इसे समझना कैसे है, ये ट्रेंड होता था हमारा राजतंत्र का, आज प्रजातंत्र है तो इसको समझना है। राजा कौन है, सन है, सन के साथ रानी है यानी मून है, मून का किड्स कौन है, मरकरी है। देव सलाहकार कौन होता है राजा का, वो है जुपिटर। मटेरियलिस्टिक का सलाहकार कौन है, वो है वीनस। सिक्योरिटी में कौन है, मंगल है, मंगल के आगे क्या है, सेवक सैटर्न है। ऐसे है एस्ट्रोलॉजी, सिंपल सा है, आराम से समझो, सीक्वेंस है।
राजा का परिवार है, राजा सलाह किससे ले रहा है? एक सलाह लेगा, धर्म की सलाह लेगा, दूसरे से वो मटेरियलिस्टिक सलाह लेगा, सिक्योरिटी सेनापति चाहिए, ठीक है। तो सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी सरकारी दफ्तर में जाएं, पहले सिक्योरिटी गार्ड ही मिलेगा आपको, सिक्योरिटी गार्ड ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब सबसे पहले राशि बनती है मेष की, सेनापति की राशि, जिसका काम है प्रोटेक्शन देना, किसको? फैमिली को, ये रही फैमिली। दूसरी राशि फैमिली। तीसरी राशि मिथुन की है। चौथी राशि कर्क की है। पांचवी राशि सिंह। देखो राजा एक ही होता है, इसलिए एक ही राशि होगी, रानी एक होती है, राशि एक ही होगी। राजा रानी की राशि सदैव एक होती है। फिर आता है कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। ऐसे ये हमारी 12 राशियां हो गई। 12 राशियां हैं, 12 ही भाव हैं, और ये राशि हुआ, ये भाव हुआ, और 9 हमारे ग्रह हैं। सिंपल सा है। अब आप बड़े अच्छे से समझिए, क्लास में मुझे उंगली पकड़ के पढ़ाना है, उंगली पकड़ के ऐसे नहीं पढ़ाना है। यहाँ तो एक आपको वे बता रहे हैं कि किस ढंग से आपको समझ आ रहा है। हर ग्रह की, इसका स्वामी मंगल है, इसका स्वामी शुक्र है, इसका स्वामी बुध है, ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये बुध। अभी आपको बड़ी अच्छी चीज, इन्हीं में से बहुत कुछ आपको मैं बताऊंगा। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, शनि और बृहस्पति। हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं, ऑड और इवन नंबर होता है। हमेशा ग्रह को अपनी ऑड राशि प्रिय होती है, ऑड राशि, क्लियर? ऑड राशि प्रिय होती है, और वही ऑड राशि उसकी मूल त्रिकोण भी होगी। सिंपल, मूल त्रिकोण होगी, ठीक है, मूल त्रिकोण राशि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड में म्यूट कर दूं, बीच में कोई बोल रहे हैं, क्लास डिस्टर्ब होता है, अच्छा नहीं लगता। मूल त्रिकोण राशि हो जाती है, ठीक है। लेकिन बुध इस चीज का अपवाद है। बुध की मूल त्रिकोण राशि 6 नंबर होती है, कन्या। क्लियर? बुध की कन्या राशि मूल त्रिकोण बनती है, बाकी सभी के ऑड नंबर के साइन मूल त्रिकोण राशि बनते हैं। अब राशि का चैप्टर बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, एक सेकंड में आपको दिखाता जा रहा हूं, और प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आए। इसमें क्या है, राशियां जो होती हैं चर राशि होती है। चर राशि मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट का मतलब है चलना। चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, हर राशि में अलग अलग मीनिंग चले जाते हैं। याद रखिएगा, राशि जो होती है वो आपकी जमीन है। हम लोग क्या करते हैं, कुंडली पढ़ते तो हैं, भाव पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। भैया वहां राशि भी तो पड़ी है, उसे भी तो फोकस कर लो, क्योंकि राशि ही तो डिसाइड करती है कि ग्रह उच्च का है कि नीच का। हमारी बुद्धि वहां क्यों नहीं जाती? हम क्या करते हैं, हाँ जी 5वें घर में जी मेरा शुक्र बैठा है, ये बोलेंगे। अरे मान लिया भाई साहब 5वें घर में आपका शुक्र बैठा है, राशि कौन सी है? राशि इंपॉर्टेंट है, राशि डिसाइड करेगी ये शुक्र उच्च का है नीच का। अगर 6 नंबर में बैठा है तो शुक्र नीच का हो गया, 12 नंबर में बैठा है तो शुक्र उच्च का हो गया। सिंपल सी बात है। हम लोग वहां गलती करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हमारा सबसे ज्यादा फोकस भाव पर होता है, राशि को कोई लेना ही नहीं चाहता। मैं अपनी क्लास में राशि तोते की तरह सिखाता हूं अच्छे से, ताकि जिंदगी में गलती ना हो जाए आपसे।
अब होता है चर राशियां होती हैं। चर राशियां कौन सी होती हैं? 1, 4, 7, 10 मूवमेंट वाली होती हैं। इसी तरह स्थिर राशियां होती हैं। स्थिर राशियां होती हैं 2, 5, 8, 11। सिंपल सी बात है। ड्यूल साइन वाली द्विस्वभाव, जिनके दो स्वभाव होते हैं। आप दो स्वभाव को अभी यहाँ क्लास में से समझो, ठंडा गर्म। ड्यूल साइन होते हैं। ठंडा गर्म समझ लीजिए 3, 6, 9, 12, ये स्वभाव होता है। राशियों में क्या है, राशियों में हम आगे चलेंगे। क्या है कि मित्र राशि कौन सी है, अग्नि तत्व की राशि कौन है, पृथ्वी तत्व की राशि कौन सी है, शीर्षोदय उभेद पृष्ठोदय उभेदो राशि कौन है, धातु मूल त्रिकोण जीव राशि कौन सी है, ये सारा कुछ हमने पढ़ना है। पित्त वात कफ राशियां कौन सी हैं, इन चीजों को हमें बारीकी से समझना है। राशियों से हमारे शरीर के अंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हमने समझना है राशियों को। बात क्लियर है? राशि का चैप्टर सिर्फ मैं हल्के से यहाँ पर थोड़ा सा ही बता रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि मूवमेंट वाला साइन है। अब एक बात समझिए, ये वाला जो कुंडली का भाग होता है, एक इधर है और एक इधर है, ये मध्य भाग जो होता है ना, इसको बोलते हैं असेंडेंट, यानी यूर लग्ना, इसको बोलते हैं असेंडेंट। कोई भी हो, यहां पर मेष लिखा है, हो सकता है किसी के यहाँ 3 लिखा हो, तो क्या बोलेंगे, आपका मिथुन लगन है। बस सिंपल सी बात है। जो मध्य भाग होगा वहां पर कुंडली में, ये नॉर्थ इंडियन पैटर्न है, ठीक है, डायमंड से बनती है इस वाले अंदाज में। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं इसके अंदर, आपको जरा कैसे क्या है कि राशियों के, देखिए ये सारे पीडीएफ आपको मिलेगी, ये सब पीडीएफ आपको मिलेगी। एग्जॉल्टेड, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि, नीच राशि, मैंने इसमें ना कुछ एडवांसमेंट भी दी है। जैसे ये डिग्री लिखा हुआ है, इतने डिग्री पर ग्रह मूल त्रिकोण का होगा, इतने डिग्री पर वो उच्च का होगा। कारण कि आपको पता होना चाहिए जब आप आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या करा कि मैं जो पीडीएफ नोट्स तैयार करता हूं सभी कोर्सेज के अंदर, जिनके भी मैं तैयार करता हूं, उसमें कुछ ना कुछ एडवांस वाला एड ऑन करके दे देता हूं, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास में मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैंने आपको गिफ्ट दी है, हल्का सा उसके बारे में मैं बता देता हूं, सो दैट आपको इजी हो जाए। ठीक है, अब हमने राशि और भाव के बाद चलते हैं, किस चीज पर चलना है हमने, प्रथम भाव, लगन भाव, ये भाव, ये चीज होती है, ये भाव होते हैं हमारे। भाव से पहले आते हैं, फिर से इसी पर आगे हम लोग, क्योंकि यहाँ इजी रहेगा, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, राशियों की दिशाएं भी होती हैं, जैसे ये मेष राशि है ना, अभी हमने क्या पढ़ा, चर राशि होती है, चर यानी मूवमेंट वाली राशि होती है। फिर ये राशि की दिशा कौन सी है, सूर्य जब निकलता है तो पूर्व दिशा से निकलता है, तो मेष राशि की दिशा हुई पूर्व दिशा। सभी ग्रह पूर्व से दक्षिण दिशा में घूमते हैं, ये मत भूलना है आपने कभी भी। ऐसे घूमते हैं ग्रह, इधर से ऐसे चलते हैं, ऐसे चलेंगे ग्रह, उल्टे नहीं चलते। उल्टे चलने वाले दो ही ग्रह हैं, राहु केतु। इस तरह से ग्रह चलते हैं, पूर्व से दक्षिण की तरफ जाएंगे। आगे चलते हैं, वात पित्त कफ की राशियां हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बड़ा फायदा आता है, मैं क्लास में भी सिखा देता हूं एक झलक से। अब जैसे कैसे मैं यही सिखाता हूं। अब जैसे ये राशि होती है, अग्नि तत्व की भी राशि होती है, ये अग्नि तत्व की राशि हुई, मेष राशि हो गई जी। अब इसमें मंगल ग्रह बिठाया, ये भी अग्नि तत्व का ग्रह होता है, अग्नि तत्व का ग्रह होता है। राशि भी अग्नि तत्व की, ग्रह भी अग्नि तत्व का, तो ऐसा जीव स्पाइसी फूड खा के रहेगा, बात खत्म। क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब मेडिकल में भी देखिए, ये राशि एसिडिटी को बनाएगी, यानी पित्त के रोग देगी। यहां तो मैं हल्का हल्का सूत्र आपको दे रहा हूं, क्लास में तो मुझे डिटेल में चलना है। यहाँ पित्त क्या आ गया इसको। अब ये मेष राशि, ये क्या है, हमारी खोपड़ी, सिर को रिप्रेजेंट करती है।
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये सारा सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है, सब सिखाया जाएगा आराम से, ताकि आपको डेप्थ नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से राशि है, ये जी ग्रह है, ये बात खत्म हो गई, ये नहीं होता। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताया जाएगा कि ये जो है इस प्रकार से है, ठीक है ना। अब लियो साइन है, ये 5वें घर में राशि आती है, तो 5वां घर जो होता है नाभि से ऊपर का भाग होता है। अब पंचम भाव हम पेट का बोल देते हैं, ऐसे थोड़ी होता। आंतों का भाव छठा है इंटेस्टाइन्स के लिए, नाभि से ऊपर का भाव पंचम होता है। इस चीज को समझना है हमें, वात पित्त कफ के लिए। अब आगे चलते हैं। हमारे ये 12 भाव होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह भी होते हैं, ठीक है। अब हम चले, मंगल की 2 राशियां हैं, एक ये है, दूसरी ये वाली राशि है मंगल की। जो दूसरी राशि मंगल की है ना, वो जीवन में ट्रांसफॉर्म करती है, अप एंड डाउन्स दिखाती है। क्यों दिखाती है? क्योंकि वो अष्टम भाव में है। कहाँ है? अष्टम भाव में। अब ये शुक्र की ये वाली राशि है, दूसरा घर परिवार का होता है, और शुक्र जो है विवाह का कारक होता है, यानी स्पाउस का कारक भी होता है। तो दूसरी राशि शुक्र की ये तुला पड़ी। बुध क्या है? तीसरा घर, छोटे भाई बहन मित्र हो गए, घूमना फिरना हो गया, ट्रेवलिंग हो गया। और छठा घर, बुध जो है युवा होने पर कैरियर बनाने की तरफ आगे बढ़ता है, कैरियर बनाने की तरफ, कंपटीशन का छठा भाव। चौथा घर माता है, जिसने हमारा पालना करना है, पोषण करना है। 5वां भाव का स्वामी हमारी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड होता है। सूर्य जिसका ज्यादा अच्छा होता है ना, उन लोगों में ईगो प्रॉब्लम सबसे पहले मिलेगी देखने की, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा देखने को। तो ग्रह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रह के कारक तत्व अच्छे से समझाए जाएंगे। सूर्य जैसे हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाता है मंगल का, मैंने बता दिया, धनु राशि। ये हमारे बायोलॉजिकल फादर हुए, पिता हुए, गुरु हुए। 9th हाउस जो धनु राशि है। 10th हाउस हमारा कर्म, हम किस प्रकार के कर्म करते हैं और हमारा कैरियर क्या है। कर्म से ही कैरियर डिफाइंड होता है, हम किस तरफ जा रहे हैं। अब हमने जो कर्म किया, अगली राशि शनि भगवान की है, क्या उससे मेरे को लाभ प्राप्त होगा जो मैं कर्म कर रहा हूं। और ये 12वीं राशि है एग्जिट की, इस पृथ्वी लोक से बाहर निकलने की, और आज की तारीख में संसार से दूसरे संसार में जाने की, यानी फॉरेन में जाने की, ये भी आप कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं और एक अच्छी सी चीज बताता हूं, हाउसेस को समझाता हूं। बड़ा आसान तरीका है, वैसे मैं मॉडर्न भी बताऊंगा साथ में। पहले मैं ना आपको परिवार के एंगल से समझाता हूं, ताकि आपको 1 मिनट में याद हो जाए, याद रखना ही ना पड़े, याद हो जाए। कैसे? लगन क्या होता है? आई, आई मी माई सेल्फ, मैंने जन्म लिया, किसमें लिया? फैमिली में। सेकंड हाउस परिवार में। दूसरा घर वाणी का भी है, बोलना, बोलना सीखा मैंने, वाणी। तीसरा हाउस मैंने चलना सीखा, फिर मेरे बाद छोटे भाई बहन भी तो आए होंगे, चलना। चौथा घर माता का प्यार मुझे को मिला। 5वां घर मैंने किसकी भक्ति करी, किसका क्या करा, ठीक है। मेरी इंटेलिजेंसी भगवान ने क्या दी इस जन्म में, सिर्फ पहले मैं अपने पे कर रहा हूं। छठा घर जो है, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, कंपटीशन का एग्जाम दिया, आपको रोग होगा, खांसी जुकाम होगा, छोटे रोग जो होता है वो छठा घर है। 7वां घर क्या होता है? आपका स्पाउस का। अब आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, कंपटीशन दे दिया, अब आपका शादी की तरफ मन जाएगा, मेरा भी परिवार हो। अष्टम भाव आपके प्लस माइनस का है, क्लियर। 9वां घर आपके बायोलॉजिकल फादर का होता है, आपके गुरु का होता है। 10वां घर आपके कैरियर का, आपके कर्म भाव का, ठीक है, होता है। 11वां आपकी इच्छाओं की पूर्ति। 12वां भाव जो होता है आपके खर्चे का, हॉस्पिटल वगैरह, फॉरेन जाने का, ये सब होता है। अब एक झलक मैं थोड़ा सा देता हूं, ये भाव है कॉमन, सभी बुक्स में मिलेंगे।
हमें चलना है एडवांस में। एडवांस में चलना है। जैसे मैं एक छोटा सा एक यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हो गया, मैंने जिस परिवार में जन्म लिया उसमें मेरे मम्मी पापा फैमिली। सेकंड हाउस वाणी का, पहला फैमिली वाणी हो गया। अब एडवांस एस्ट्रोलॉजी में जब जाएंगे इसके बहुत सारे मीनिंग आएंगे। जब मेरे को कोई बिजनेस करना है या मैं नौकरी कर रहा हूं, विल आई गेट द लोन फ्रॉम बैंक? बैंक विल हेल्प मी। लोन ये है छठा घर, और इस छठे घर से ये हाउस नाइन्थ है। मैं जब क्लास में आएंगे डीपली पढ़ाता हूं, ये नाइन्थ है, भाग्य है लोन का। तो क्या बैंक मेरे को सपोर्ट करेगा? बैंकिंग सपोर्ट है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस बैंकिंग सपोर्ट भी होता है। सेकेंड हाउस सेविंग अकाउंट भी होता है आपका। अब ये सेविंग अकाउंट कैसे बना? अब ये देखो, आई फॉर मी, मैंने जन्म लिया। चौथा घर मेरे सुख का, ये होता है मेरा कंफर्ट जोन। 11th हाउस मैंने नौकरी करी, कैरियर बनाया, मेरे को प्रॉफिट हुआ। अब मैंने ये प्रॉफिट कहीं तो लगाऊंगा, यानी मेरा सुख वहां से चौथा घर। 11वें घर से चौथा घर मेरा सुख, मैंने पैसा जोड़ के रखा अपने सुख दुख के लिए। ऐसे बोलते हैं ना भाई, पैसा जोड़ के रखिए सुख दुख के लिए। अगर तो ये हाउस में शुभ प्रभाव है तो आप पैसे का उपयोग सुख के लिए करेंगे। अगर आप पीड़ित है तो या तो आप पैसा नहीं जोड़ पाएंगे, जो जोड़ा वो आपको दुख में इस्तेमाल करना है। सिंपल। बड़े ध्यान से समझो, ऐसे नहीं है कि भाव कह दिया आपने मान लिया, भैया उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना है। क्लास में तो मुझे डीपली करना है, ऐसे नहीं पढ़ाना है। अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए ये 4 नंबर है। हमने कहा, अब कोई बोलता है ना मेरा बृहस्पति कहाँ है? सर मेरा 4th हाउस में। हाँ जी बिल्कुल 4th हाउस में। अरे भैया ये 4th हाउस में है, बट इट इज एक्सॉल्टेड, उच्च का है। कैसे उच्च का? वो हमें राशि ने बताया, कर्क राशि में बैठने से वो उच्च का हुआ। और ग्रह उच्च और नीच कहां समझना है, कोई दिमाग नहीं लगाना भाई साहब। ठीक सामने वाले घर में ग्रह नीच का हो जाता है। अब बृहस्पति नीच का है, जहां उच्च का है ठीक सामने वाले हाउस में ग्रह नीच का हो जाता है। किसी भी हाउस का ले लो, किसी भी ग्रह को ले लो, कुछ नहीं याद रखना। आपको सिर्फ एक हिस्सा याद रखना है उच्च का। नीच का अपने आप याद हो गया, नीच का याद रखना ही नहीं है हमें। अब जैसे मैंने क्या कहा, शुक्र यहां उच्च का हुआ मीन राशि में, ठीक सामने वाला घर यहां शुक्र नीच का हो गया। मुझे याद ही नहीं रखना, मैं उच्च का ही याद रख लूं बहुत है। सीधी बात, बहुत इजी वे होना चाहिए। इस तरह से हम लोग चलेंगे समझ के। अब कोई हाउस कमजोर है या हाउस में जान है या नहीं है? किसी भी हाउस में ग्रह नहीं बैठा हो, मान लो यहां कोई ग्रह नहीं बैठा, किसी भी हाउस में, कोई सिंगल हाउस ले लेते हैं, इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। मान लो सब जगह ग्रह बैठे हैं पर ये 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो जिस हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा वो हाउस कमजोर होता है, याद रखिए। ये पहला पॉइंट हो गया। ओके जी। अगर इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, मान लीजिए, दृष्टि समझा देता हूं उससे पहले ताकि इजी हो जाए। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये जो 4 ग्रह हैं इनकी एक ही दृष्टि होती है, डेट इज कॉल्ड 7th एस्पेक्ट। ओनली वन साइड, 7th एस्पेक्ट, बस इनका 7th एस्पेक्ट होता है। अब बृहस्पति की जो होती है वो 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। कौन सी 3 दृष्टियां होती हैं? 5, 7 और 9। ये देखिए यहां से पंचम भाव बना, 1 2 3 4 5, ये इसकी पंचम दृष्टि आई। फिर सप्तम दृष्टि यहां सामने आई बृहस्पति की, नवम दृष्टि बृहस्पति की यहां आई। इसी प्रकार हम मंगल का देखेंगे। मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की कौन सी 3 दृष्टियां होती हैं? 4 8, सॉरी 4 7 8। और शनि भगवान की कौन सी 3 दृष्टियां होती हैं? 3 7 10। ठीक है, तो मंगल सामने वाले घर को देखेगा, अपने से चौथे घर को देखेगा, लगन, ऐसे दृष्टियां होती हैं।
मैंने आराम से क्लास में पढ़ाना है। और सबसे खतरनाक शनि की थर्ड एस्पेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड लीथल एस्पेक्ट। बाकी उधेड़ देगा शनि, चाहे अपने घर को देख रहा हो, ये भी बता देता हूं मैं, चेक कर लेना अपने चार्ट में। शनि अपने घर को भी नहीं बख्शता, क्योंकि वो नियम से चलता है। जैसे कहा जाता है ना, कानून में सब बराबर है। अगर आपने गलत किया है, चाहे अपनी राशि है शनि की, बख्शेगा नहीं। अभी हम पढ़ रहे थे क्या कि हाउस कमजोर है। मान लीजिए यहाँ बृहस्पति ने इसको देख लिया, इसकी कमजोरी काफी हद तक दूर हो गई। हाउस कमजोर है, और कोई हाउस मजबूत है वो कैसे पता लगेगा आपको? ये तो कमजोर है। मजबूत है तो कैसे पता लगेगा? अब यहां बृहस्पति बैठा है और उच्च का बैठा है, ये हाउस मजबूत हो गया, फोर्थ हाउस आपका मजबूत है। ऐसे देखना है। मैं सिर्फ वे ऑफ टीचिंग बता रहा हूं, बाकी डेप्थ में क्लास में मुझे पढ़ाना है। आगे चलते हैं। ग्रह मित्र शत्रु भी होते हैं। भाई सीधी सी बात है, आप मित्र याद रखो, बाकी जो बचा शत्रु है। सूर्य का मित्र कौन है? रानी होगी ना उसकी मित्र। चंद्रमा है उसका मित्र। कैसे मित्र बना? ऐसे नहीं, बुद्धि लगानी है। ये राजा है, ये रानी है। रानी का पुत्र है बुध, राजा का बेटा, ये भी मित्र हुआ। अब बृहस्पति राजा का सलाहकार है, ये धर्म गुरु है जुपिटर। पर शुक्र नहीं है, शुक्र गलत सलाह भी दे सकता है, क्योंकि वो मेटीरियलिस्टिक है, ये शत्रु है। तो हमें मित्र याद रखने, जो मित्र नहीं है वो शत्रु हो गए अपने आप। सिंपल सी बात है। एक हिस्सा याद रखो, दूसरा स्वतः याद हो जाता है। जब हम दो हिस्से याद करने का प्रयास करते हैं ना, मित्र शत्रु सम, सदैव कंफ्यूज। पहले एक हिस्सा को तो याद कर लो, धीरे धीरे अपने आप बाकी सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे आपको। आगे चलते हैं। आपको इस क्लास के अंदर वक्री मार्गी ग्रहों का मीनिंग भी समझाया जाएगा, ठीक है? मैं यही सिखा देता हूं। वक्री ग्रह, कोई भी ग्रह वक्री हो उसका क्या अर्थ है? वक्री ग्रह का अर्थ होता है, पिछले जन्म में मैंने 12th का प्री बोर्ड एग्जाम दे दिया, मैं पास हो गया, और जब मेरा मेन एग्जाम आएगा मैं ज्यादा मेहनत करूंगा ना प्री बोर्ड के बाद, तो जब मेन एग्जाम आएगा और बाई चांस मैं मर गया, मैं लुढ़क गया इस दुनिया से, अगला जन्म हुआ, तो अगले जन्म में मुझे प्री बोर्ड प्लस मेन एग्जाम, यानी जिसके जो ग्रह वक्री हैं उसको डबल मेहनत करनी है। सीधा सा नियम है, कोई दिमाग नहीं लगाना। आपको उस ग्रह से संबंधित डबल एफर्ट करने हैं। मैंने लॉजिक से समझाया, फिर से समझा देता हूं, कईयों का नहीं समझ आया हो। भाई पिछले जन्म में मैं 12वीं पढ़ रहा था और प्री बोर्ड का एग्जाम दे दिया, मैं पास हो गया, खुश हो गया। पर मेन एग्जाम में मैं मेहनत ज्यादा करूंगा ना, ताकि मेरे नंबर अच्छे आए, और बाई चांस मैं लुढ़क गया, मर गया, तो मैंने मेन एग्जाम दिया ही नहीं पिछले जन्म में। अब मैंने दोबारा जन्म लिया 200 ग्राम से, फिर बड़ा हुआ, 12वीं का एग्जाम आया, तो प्री बोर्ड फिर से आएगा, फिर मेरा मेन एग्जाम आएगा, यानी डबल हुआ ना। तो इस जन्म में जो भी ग्रह वक्री है वो डबल मेहनत कराएगा, सीधी सी बात। जो भी ग्रह वक्री है वो देख लो, आपके डबल मेहनत कराएंगे। अब कौन सा ग्रह कहां बली होता है, कहां कमजोर होता है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस कुंडली में मैं एक लाइन खींच देता हूं, इसको बोलते हैं रात्रि, इस भाग को बोलते हैं दिन। सूर्य इसलिए यहां बली होता है, मंगल इसलिए यहां बली होता है, ये मध्याह्न का भाग है, दोपहर का। रात्रि में ग्रह इधर बली होते हैं, शुक्र इधर बली होगा, क्योंकि ये रात्रि में, भोग रात में होते हैं भाई साहब, दिन में भोग नहीं है, समझिए? तो ये हिस्सा रात्रि का है, क्लियर है? ऐसे ही हम ये देखते हैं कि जैसे हम ये कहते हैं कि ग्रह कहां कहां दिग्बली होते हैं। लगन में गुरु दिग्बली प्राप्त कर लेता है, बुध भी दिग्बली प्राप्त कर लेता है अपने आप में। तो ग्रह बली कहां है? फिर आपको भाव बोधक कुंडली भी सिखानी है मुझे। भाव बोधक कुंडली कैसे आई? मैंने जन्म लिया, मेरी शादी हो गई, फिर शादी के बाद मेरी संतान हुई, मेरी संतान के संतान हुई,
तो जहां मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 9th हाउस मेरे पिता, वही 9th हाउस मेरा पोते का भी तो हो गया। हाउसेस वही है, मीनिंग बदलते जाएंगे, बशर्ते आपको टेक्निक आनी चाहिए, इजी वे वाली, सिस्टम से समझ आने वाली टेक्निक आनी चाहिए आपको। दिमाग का दही नहीं करना अपने को। मैंने जन्म लिया, आई, मेरी शादी हुई, मेरी औलाद पैदा हुई, फिर मेरी औलाद की औलाद पैदा हुई, तो ये 9th हाउस थोड़ी देर पहले मेरे पिता था, वही मेरा पोता भी बना। क्लियर? तो हमें इसको जो पढ़ना होता है, इसको कहते हैं भाव बोधक कुंडली। ये अच्छे से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आपको पंचमा पुरुष राजयोग पढ़ाए जाएंगे। पंचमा पुरुष राजयोग पढ़ाए जाएंगे। अब जैसे मंगल मेष राशि में ही बैठ जाए तो ये पंचमा पुरुष राजयोग बना देगा, रुचक। कौन सा राजयोग बना देगा? रुचक राजयोग। आपको धन योग पढ़ाए जाएंगे। धन योग पढ़ाए जाएंगे, जैसे कैसे धन योग? जैसे यहां लगन का स्वामी बना मंगल, और ये दूसरा भाव जो धन का होता है, इसका स्वामी बना शुक्र, और मंगल और शुक्र मान लीजिए यहां 10वें घर में इकट्ठे बैठे हैं, तो ये क्या बना? धन योग। मैंने एक झलक दी है, ये धन योग हो गया। तो आपको सभी प्रकार के धन योग पढ़ाए जाएंगे इजी वे में। आगे चलते हैं, फिर होता है राजयोग। सब लोग ना, कई लोग मेरा दिमाग का दही कर देते हैं, सर ये आईएएस बन जाएगा, फलाना बन जाएगा, ढिमकाना बने। अरे भैया सिंपल सी बात रखो, आईएएस के लिए D1 चार्ट में कम से कम 3 राजयोग होने चाहिए, और D9 में भी 2 या 3 होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। 3 से 4 हो जाए भले अच्छा है, तब जाके कोई आईएएस बनता है। एक राजयोग होने से नहीं बनता राजयोग। अब आता राजयोग, इसको बोलते हैं केंद्र, 1 4 7 10। लेकिन पहला भाव आई वाला जो है, ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, ये याद रखना है आपने। ये त्रिकोण का स्वामी भी है, दोनों है। क्लियर है? सिंपल सी बात। अब आपको राजयोग सिखाता हूं कैसे बनता है। यानी केंद्र के साथ जब त्रिकोण का ग्रह बैठा हो तो राजयोग बनता है। अब मान लीजिए बृहस्पति है भाग्य का स्वामी, शनि 10वें भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, ये दोनों जाके बैठ गए कहां? यहां बैठ गए शनि और बृहस्पति, इकट्ठे बैठ गए। कहां बैठे? केंद्र में बैठे हैं। ये क्या बन गया? हमारा राजयोग। अगर नाड़ी से मैं ट्विस्ट कर दूं इसको, वैसे मेरी 10 बजे नाड़ी की भी क्लास है, तो इसको ट्विस्ट कर दूं नाड़ी से, इसको कहते हैं धर्मा कर्माधिपति राजयोग। यानी बृहस्पति धर्म का भाव का स्वामी है, शनि कर्म भाव का स्वामी है, दोनों मिले धर्मा कर्माधिपति राजयोग। तो ये राजयोग है, ये बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। फिर आपको क्या पढ़ाया जाएगा? नीच भंग राजयोग सिखाता हूं। यहाँ पे मैं नीच भंग राजयोग कैसे, नीच भंग राजयोग। यहाँ ये बृहस्पति जो है यहाँ बैठा, मैं बड़े प्यार से डिस्पोजिटर थ्योरी सिखा देता हूं, बड़े इजी वे में। इसमें मैं डिस्पोजिटर थ्योरी भी सिखाता हूं। अब इस बृहस्पति का मकान मालिक कौन है? वो है चंद्रमा। यानी हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ मून? दैट इज द, सॉरी, हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ जुपिटर? दैट इज द मून। मकान मालिक कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। अगर चंद्रमा अपने मकान को ही देख ले तो बृहस्पति का नीच भंग राजयोग हो गया। बात करता हूं, सिंपल सी बात है। इसका डेप्थ में और सिखाऊंगा आपको अच्छे से क्लास में। अभी एक बताया, इसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं, 3 4 रूल लगते हैं जिससे नीच भंग राजयोग बनता है, वो सारा सिखाया जाएगा। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि हमने यहां मंगल बिठा दिया। हाँ जी, व्यक्ति लगन में मंगल है, मंगलिक है। आपको मंगलिक अच्छा से सिखाया जाएगा। कहां से मंगलिक है भैया? वो तो पंचमहापुरुष राजयोग बना के बैठा हुआ, मंगलिक कहां से हो गया? ये तो इसने रुचक राजयोग बना रखा है, मंगलिक कहां से हो गया? हम यही गलती कर जाते हैं। हमने कह दिया लगन में मंगल बैठा, पर अपनी राशि का बैठा भैया।
और वो भी मूल त्रिकोण राशि का बेट है, और केंद्र भाव भी है लगन, त्रिकोण भाव भी है लगन, उसने रोचक योग बनाया हुआ है। और आप कह रहे हो जी मंगलिक है, तो आपको मंगलिक और नॉन मंगलिक भी सिखाया जाएगा। फिर आपको साढ़े साती भी सिखाई जाएगी। जहां भी अभी शनि महाराज कुंभ में चल रहे हैं इस समय गोचर में, अगर मैं चंद्रमा यहां रख दूं तो ये मेरा मध्य भाग हो गया साढ़े साती का। अगर मैं चंद्रमा यहां रख दूं तो साढ़े साती शुरू हुई है, स्टार्ट। अगर मैं चंद्रमा यहां रख दूं तो ये साढ़े साती का मध्य भाग हो गया। तो साढ़े साती के मीनिंग, प्रभाव आपको सब सिखाए जाएंगे। शनि की ढैया भी सिखाई जाएगी, मृत्यु विचार का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, और आपको राम जी की कुंडली भी सिखाई जाएगी डिस्कशन के तौर पर। मैं वो भी अभी ले रहा हूं, एक सेकंड में मैं बताता हूं जैसे कैसे मैं क्लास के अंदर करता हूं। और उसके बाद एक सॉलिड वाला पॉइंट 12 लगन सिखाता हूं जी मैं। ये आ गई राम जी की कुंडली, मैं 12 लगन सिखाता हूं, वो भी आऊंगा उस पर, यहीं पर ही बता देता हूं। दूसरा चार्ट, अब राम जी की कुंडली है, मैं क्लास में सबसे पूछता हूं, बताओ पंचमा पुरुष राजयोग कहां पर है? पढ़ा दिया ना मैंने, तो लास्ट क्लास के अंदर ये सारा डिस्कशन कराता हूं आपके। वैसे तो मैं सेम उसी समय पूछना चालू कर देता हूं ताकि आप पक्के हो जाएं। क्लास में पूछता हूं, शनि से कौन सा राजयोग बना? शश राजयोग बन गया। मंगल उच्च का है केंद्र में, रुचक राजयोग बना। सूर्य उच्च का है, गुरु उच्च का है, चंद्रमा के साथ है, गज केसरी राजयोग बना। ये सब आपने बोलना है। फिर आपको 12 लगन पढ़ाई जाएंगे। 12 लगन का मतलब है मेष लगन से लेके आपको मीन लगन तक पढ़ाया जाएगा। अब जैसे ये कर्क लगन है, 4 नंबर लिखा है। सबसे पहले मैं पूछता हूं, कर्क लगन के शत्रु ग्रह बोलो। कर्क लगन में चंद्रमा के योग कारक ग्रह कौन से हैं, और कितना प्रतिशत योग कारक है, कितना परसेंटेज है उनका योग कारक का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाधक पति बताओ कर्क लगन के, ये कर्क लगन लिख रहा है, बाधक पति कौन है वो आपको सिखाया जाएगा। ये पता होगा तो आप कुंडली पढ़ने आएगी ना आपको। बाधक पति कौन है, योग कारक कौन है, फिर मारक कौन है, मारक ग्रह कौन है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बाधक पति का, जो एक डिफरेंट चीज है, बाकी तो शत्रु वो वगैरह आपको पता ही है। अब ये कर्क लगन है, चर लगन है, 1 4 7 10, ठीक है। इसका बाधक पति कौन बनता है वो हमें पता होना चाहिए। उसका स्वामी होता है एकादश भाव, यानी शुक्र इस कुंडली का बाधक पति है, बाधा पहुंचाएगा। भगवान श्री राम जी को स्त्री से बाधा पहुंची, बाधक पति ग्रह है ना। इंग्लिश में से कहते हैं फंक्शनल मैलेफिक, व्हाट वी कॉल्ड इन इंग्लिश, जबकि ये शुभ ग्रह है। शुक्र क्या है, शुभ ग्रह है, फंक्शनल मैलेफिक बन गया, यानी लगन के अनुसार उसकी रूपरेखा बदल गई। कैसे बदल गई? भाई मैं अपनी पत्नी के लिए पति, अपने बच्चों के लिए पिता, माता पिता के लिए पुत्र, और पड़ोसियों के लिए पड़ोसी, मेरे हर जगह मैं हूं तो वही, पर मेरे संबंध बदलते चले गए। ऐसे शुक्र है तो शुभ ग्रह, पर वो इस कुंडली का फंक्शनल मैलेफिक बन गया। अब ये करते क्या है, क्या परेशानी है, मार्केश कैसे ग्रह होते हैं, क्या दिक्कतें देंगे, ये पूरा सिखाता हूं जी मैं, अच्छे से तसल्ली बख्श सिखाता हूं। फिर मैं एक्स्ट्रा क्या पढ़ा देता हूं इस क्लास के अंदर, वो है तिथि का ज्ञान कराता हूं। जैसे रिक्ता तिथि होती है, ये देखिए रिक्ता तिथि बता रहा हूं यहाँ पे, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ठीक है। भगवान श्री राम चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथि को पैदा हुए, रिक्ता तिथि को पैदा हुए थे। अपनी अपनी तिथियां देख लो भैया, पैदा कब हुए थे। अगर रिक्ता को पैदा हुए, कुंडली गई हरिद्वार, जीवन में संघर्ष लिखा ही लिखा है, बात खत्म।
because you born रिक्ता तिथि. So I'll deeply explain the तिथिस in the class. ये मैं एडिशनल देता हूं, शुरू से दे रहा हूं सबको, क्योंकि ये बहुत प्रभावी रहती है. बात क्लियर हो रहा है आपको? अब रिक्ता तिथि कोई भी शुभ काम के लिए नहीं होनी चाहिए. जैसे मान लीजिए आपने एंगेजमेंट करनी है, आपने नया बिजनेस शुरू करना है, किसी भी शुभ कार्य हेतु रिक्ता तिथि का इस्तेमाल ना करें. अब मैं चूंकि अपनी क्लास में मेरा है, हर क्लास में ये कहता हूं, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस. ये मैथ का फॉर्मूला है. अब इसी रिक्ता तिथि को पॉजिटिव कर लो. कैसे पॉजिटिव कर सकते हो? आपकी तबीयत खराब थी, आप शाम को जा नहीं पाए डॉक्टर के पास, वेरी गुड. बाई चांस द नेक्स्ट डे जो है वो रिक्ता तिथि निकल आई. आइदर इट कुड बी ए चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी. जब भी आप डॉक्टर के पास रिक्ता तिथि को जाएंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे. मैथ का फार्मूला माइनस इंटू माइनस प्लस. तो मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा. अब जैसे मैं एक झलक बताता हूं आपको. हर घंटे की एक होरा होती है, पंचांग होता है, उसके लास्ट के पेजेस में देखिए होरा होगा. हर एक पंचांग का अपना अपना सिस्टम है. किस पंचांग में आप किस होरा में पैदा हुए. होरा क्या होती है? एक घंटे की होरा होती है. 12 दूना 24. ठीक है, वही होरा लौट के 8वें घंटे में आएगी. मान लीजिए कोई आदमी बृहस्पति की होरा में पैदा हुआ है. मान लो उसने कहा जन्म समय 10:15 पे है जी मेरा, और मैं आईडी से चल रहा हूँ जी, कोई रूल नहीं बना रहा उस समय क्या है क्या नहीं है. मान लीजिए 9:30 से लेकर के 10:30 बजे तक बृहस्पति की हो रहा थी जब आपने धरती पर प्रकट हुए, और आपने बाई चांस बृहस्पति की हो रहा में जन्म ले लिया, तो आप इस जन्म में प्रॉपर्टी बनाएंगे, आपको ऐश्वर्य प्राप्त होगा, मान सम्मान निश्चित प्राप्त होगा, बिकॉज यू आर बॉर्न इन जुपिटर हो रहा. सिंपल. तो हमें किस तरह से पढ़ना है या किस तरह से समझना, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी. पूरे 12 लगन पढ़ाए जाएंगे. ऐसा नहीं है, हर लगन के फंक्शनल, मेलेफिक, शत्रु, मार्केश, बाधकपति सब पता होना चाहिए. योग कारक ग्रह, और योग कारक ग्रह कितने प्रतिशत योग कारक. योग कारक, अब जैसे इसमें बृहस्पति बना योग कारक, भाग्य का स्वामी है ना, हमने कहा जी योग कारक है. लेकिन ये 100% योग कारक नहीं है बृहस्पति. ये गलती हो जाती है, यहां भी सिखाऊंगा मैं. 100% नहीं है बृहस्पति योग कारक. अब लोग क्या करते हैं कि पुखराज पहनने का बड़ा शौक है. अरे भैया, इसका लॉर्ड यहाँ बैठा हो, बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा, पहन तू पुखराज, तेरा बैंड बजाएगा वो. भाग्य का स्वामी अपने भाव से द्वादश होके बैठा है. 2-12 का संबंध है, द्विद्वादशक संबंध है. ये कैसे नहीं देखा आपने? अब मान लो आपने कहा जी केंद्र में मेरा बृहस्पति बैठा है, ये देखो, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको अच्छे से, जो मैं यहाँ लिख रहा हूं. भाग्य का स्वामी चौथे घर में बैठा है, राजयोग तो बना हुआ है, लेकिन ये मत भूलिए भाई साहब, भाग्य का मालिक अपने से 8वें घर में बैठा है. ये 8वां घर है. सुख देगा, 2 थप्पड़ मार के देता रहेगा सुख, ये याद रखना. अंग्रेजों की फिलॉसफी है ना, थप्पड़ मारने के बाद बोलते हैं सॉरी. ये वो वाला योग है, थप्पड़ भी पड़ेगा, सॉरी भी होगा. हम ये नहीं देखते कि कहाँ ग्रह बैठा है, कहाँ नहीं है. तो ये समझ लीजिए, मैंने एक झलक दी है आपको कि भाई किस प्रकार से आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी, आपको पूरी बारीकी से पढ़ाई जाएगी. ठीक है. अब आपके किसी की कोई क्वेरी है, मेरे से पूछ सकता है अनम्यूट करके, तो बाकी क्लास के अंदर चलेंगे. हाँ, क्लास 1 सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा एक चीज छूट गई है. क्लास ये कल स्टार्ट होगी 7 PM से 8 PM के बीच में क्लास रहेगी. 5 डेज का कोर्स है. ठीक है, मंडे टू फ्राइडे रहेगा. और फी इसका जो है वो है 2345. और दूसरा क्या है कि आपको YouTube रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी. लाइफ टाइम असेस आप कह सकते हैं. ठीक है.
तो जिन्होंने एनरोल करना है वो अभी एनरोल कर सकते हैं, जिन्होंने कल करना है वो कल एनरोल कर सकते हैं। बाकी रहा किसी का कोई पॉइंट है जिसने पूछना है वो पूछ सकता है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। किसी को कोई क्वेरी हो? हाँ जी राजीव जैन जी, अनम्यूट करिए सर। राजीव जैन जी, हाँ जी सर, अनम्यूट करिए सर। सर कैसे हैं आप सर? अरे नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर, कृपा जी कृपा सर। देखिए ये हमारे राजीव जैन जी हैं, इन्होंने मेरे से फाउंडेशन कोर्स किया था, मेरे से आयु में बड़े हैं, मेरे लिए पूजनीय है, काफी सर बड़े हैं ऐसा मेरे नहीं से कि आयु सर, में। गुरु तो हमेशा बड़े ही होते हैं सर। नहीं नहीं भाई, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप आयु में बड़े हैं, ये भी बात समझनी है। ये दैट्स चीज तो गुड, भारत दैट्स सरकार ने गुड। भी समझी है ना, इसीलिए तो उन्होंने कहा है सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा फैसिलिटी। ये बात को चलो समझिए कि इसको आप ओवर नहीं परफेक्ट। कर सकते। नहीं, वेरी ट्रू सर, वो तो क्या बात सही है सर। जी सर। और आप कैसे हैं जी? बस बढ़िया है, मैंने चलिए कहा जी, इसी गॉड बहाने ब्लेस आपसे सर। भेंट हो जाए, राम राम हो जाए। अरे सर, चलो क्या बात है, इससे अच्छी चीज ही कोई नहीं है सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक गॉड यू जी। ब्लेस सर। तो कल ये स्टार्ट हो रहा है, किसी को कोई ज्वाइन करना है तो मोस्ट सर वेलकम, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सर आप कुंडली भी डिस्कस करेंगे कोई लाइव? राम जी की बोला तो है ना सर, मैं डिस्कस करूंगा। वो आपसे पूछा जाएगा ना, क्वेरी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो पढ़ाया है वो सारा राम जी की कुंडली में है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और सर भावत भाव में एक प्रिंसिपल होता है, वो भी सिखाएंगे? अभी तो सिखा भी तो दिया ना, आप चित्त एकाग्रता नहीं रखी, अभी तो सिखाया मैंने। अष्टम भाव सिखाया है ना, भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, सिखा गया मैं इनडायरेक्टली तरीके से। अब सब कुछ यहाँ नहीं होगा ना, वो तो क्लास में आएंगे तब मैं दे पाऊंगा ना, ऐसे तो नहीं दे पाऊंगा। नहीं, वैसे पूछा है भावत भावम के हाँ हाँ, डिस्कशन वो होगी। दीजिए, एक लाइन बोलनी है उसमें, उसमें क्या है, एक ही अच्छा। लाइन में तो है। भवात भामम सिद्धांत, उसमें दूसरा रूल ही नहीं है, दो हाउसेस पे लगता है, छठे और अष्टम भाव पे लगता है, बस और कहाँ लगना उसमें। उसके दोनों ही रूल सिखा दूंगा, है क्या, एक लाइन है, हार्डली 3 मिनट लगेंगे। ठीक है सर, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार।